हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी की दुनिया में कक्षा 9 की पुस्तक हिंदी चंद्रिका की साहित्य की महत्ता पाठ के भाग 1 में हमने लेखक परिचय पढ़ा। भाग 2 में हमने पाठ आरंभ किया। पाठ आरंभ करते हुए हमने पाठ को यहाँ तक पूरा किया। अब हम पाठ यहाँ से आरंभ करेंगे। अब आगे देखिए। अगर भोजन करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और अचिरात नासोन्मुख होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रसस्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए। वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे यदि ना लिया जाए तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय या कालांतर में निर्जीव सा नहीं बना डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार खाना कम खाने से या बिल्कुल न खाने से शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वैसे ही साहित्य रूपी भोजन मन का खाना है। यदि मन को या मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो उसे साहित्य रूपी भोजन समय समय पर देते रहना चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग का एक काम है। यदि वो अंग से उस काम को ना लिया जाए तो अंग धीरे धीरे बेकार हो जाता है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद कर लीजिए और जब वापस आंख को खोलेंगे तो देखिएगा आपको आंख खोलने में दिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। मतलब उस थोड़ी देर में देखिए आपकी आंख में असर पड़ा। तो ऐसे ही आपका मस्तिष्क, उससे अगर सही ढंग से काम करवाना है तो उसे भी तो पौष्टिकता देनी पड़ेगी ना, उसे भी तो भोजन देना पड़ेगा। उसका खाना है साहित्य, इसलिए उसे समय समय पर साहित्य का खाना देना चाहिए और साहित्य का जो उत्पादन है उसे भी समय समय पर करते रहना चाहिए। क्योंकि जितना है अगर हमारे पास उतना ही रहेगा तो हम उसका बढ़ा नहीं सकेंगे। उसको बढ़ाने के लिए उसमें नया साहित्य जोड़ना भी पड़ेगा। अब आगे देखिए। स्मरण रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण हो जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना चाहिए, साहित्य पर ही अवलंबित है। अतएव यह बात निभ्रांत है कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करनी है तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से नए साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। और यदि हम अपने मानसिक जीवन की हत्या करके अपनी वर्तमान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा समझते हैं तो आज ही साहित्य निर्माण के आडंबर का विसर्जन कर डालना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार खराब खाना खाने से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही खराब साहित्य से मन मस्तिष्क बीमार होता है। मस्तिष्क को स्वस्थ मस्तिष्क विकास के एकमात्र उपाय है अच्छा साहित्य। दुनिया में आज तक असंख्य सभ्यताएं, पर हम केवल उन्हीं सभ्यताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपना साहित्य निर्माण किया है। जिन सभ्यताओं ने अपना साहित्य सृजन नहीं किया उनका नाम भी कोई नहीं जानता। इसलिए सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी अगर करनी है तो हमें पूरी मेहनत से और पूरे उत्साह के साथ नए साहित्य का उत्पादन करना होगा, तभी हमारे प्राचीन साहित्य की रक्षा हो पाएगी। अब आगे देखिए। आंख उठाकर जरा अन्य देशों तथा जातियों की ओर तो देखिए। आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन कर डाले हैं। साहित्य ने वहाँ समाज की दशा कुछ कर दी है। शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल कर डाले हैं। यहाँ तक कि अनुदान और अधार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उन्मूलन साहित्य ने ही किया है। जातीय स्वातंत्र्य के बीज उसी ने बोए हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया है। पतित देशों का उत्थान उसी ने किया है। अर्थात
अन्य देशों का जो साहित्य वहाँ के समाज की दशा पूरी बदल दी। साहित्य ने वहाँ के शासन प्रबंध, शासन व्यवस्था को पूरा उथल पुथल मचा दी। ऐसा प्रभाव डाला कि उनके अनुदान और अधार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंका। साहित्य में जो शक्ति है वह तोप, तलवार या बम के गोले में भी नहीं है। तोप, तलवार, बम के गोले केवल एक स्थान को प्रभावित करते हैं, पर साहित्य से पूरी जाति, पूरी सभ्यता प्रभावित होती है। यूरोप में फैले धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों को साहित्य ने ही दूर किया है और जातीय स्वतंत्रता के बीज बोए। साहित्य ने ही रोम में पोप की प्रभुता को कम किया, क्योंकि रोम में पोप को भगवान के समान माना जाता था। फ्रांस में प्रजा की सत्ता और उत्पादन और उन्मूलन भी साहित्य के द्वारा ही हुआ, और इटली के दबे हुए मस्तक को भी साहित्य ने ही ऊंचा उठाया। इस भाग को हम यहीं रोकते हैं। भाग की अगले की चर्चा हम आगे भाग में करेंगे। धन्यवाद।